हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बच्चों। तो आ जाओ, शुरू करते हम लोग अपने ग्राफ का ये सीरीज। और हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्या पढ़ रहे थे मेरे प्यारे भाई? हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है। अब आप में से ही बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आया था, सर आप ना हम सबको ना पीवी इक्वल्स टू एनआरटी वाले ग्राफ पे कुछ क्वेश्चंस करवा दो यार। आपने बोला तो था कि क्लास 12th में होगा थर्मोडायनामिक्स पार्ट में। हालांकि मैंने अपने 12th का जो चैप्टर थर्मोडायनामिक्स सिखाया है, मैंने ग्राफ्स भी सिखाया वहाँ पर। बट आ जाओ, जब हम लोग स्ट्रेट लाइन ग्राफ देख ही रहे हैं तो एक साथ इन सबको भी हम लोग देख ही लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो फिर आ जाओ, शुरू करते हैं हम लोग अपने ग्राफ का ये सीरीज कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम जहाँ तक मुझे याद है हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह ये सब पढ़ लिया था। तो आ जाओ, चलो अब देखो, डिफरेंशिएशन का ना वन शॉट भी अपलोड हो गया है। अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 घंटे की वीडियो है, पूरा देख डालो। डिफरेंशिएशन पूरा एक साथ है। इसके बाद फिजिक्स में और डिफरेंशिएशन करने की जरूरत आप सबको नहीं होगी, इतना मोर देन इनफ होगा। ठीक है, बहुत ही जल्द इंटीग्रेशन का भी वीडियो आएगा। ठीक है, तो आओ यार ग्राफ हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो देखो यार, तो जैसे कि हम सबको पता है, स्क्रीन में दिख तो रहा है ना, दिख रहा है यार। जैसे कि हम सबको पता है कि एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है। अगर नहीं पता है मेरे प्यारे भाई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी देख लो, उस इक्वेशन को अपने जहन में उतार लो। ठीक है, देखो यहाँ पे वो इक्वेशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो इक्वेशन होता है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। पी वी इक्वल्स टू एन आर टी where P is for pressure, P is for pressure, V is for volume, V is for volume, and R is for universal gas constant, universal gas constant, and N is for number of moles, N is for number of moles, and T is for your temperature। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, T is for temperature। तो ये सारे नोटेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, R एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दिमाग से निकाल दो। सिर्फ समझो कि R भाई एक कांस्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स, किसी भी गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर T। तो यहाँ पर अपने पास 3 वेरिएबल्स टर्म है। कौन कौन से? एक तो एक अपना प्रेशर है, एक वॉल्यूम है, और एक टेम्परेचर है। ठीक है, ये अपने पास 3 वेरिएबल टर्म्स है। और ये दोनों क्या है? ये दोनों अपने पास कांस्टेंट है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये दोनों अपने पास कांस्टेंट है। क्लियर इतना? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है? नोट इट डाउन यार, नोट इट डाउन। आ जाओ फिर, चलो चलते हैं। देखो, सपोज करो मैंने इक्वेशन लिया पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। मैंने इक्वेशन लिया पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, स्क्रीन में दिखना चाहिए यार प्रॉपर एकदम। ठीक है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। लग रहा है ज़्यादा लाइट हो गया यार, चलो यार देखते हैं, आ जाओ। पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, देखो यहाँ पे अब पी वी इक्वल्स टू एन आर टी है। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाता हूँ। मैंने कंडीशन क्या लगाया मेरे प्यारे भाई? इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, if volume is constant, if volume is constant। अब ध्यान देना, यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टेप शुरू होता है। क्लास 12th में आप लोग इसको आइसोकोरिक प्रोसेस के नाम से जानोगे। थर्मोडायनामिक्स जो आपका क्लास 12th केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 है। तो ये वाले प्रोसेस का नाम क्या होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस। सिर्फ ध्यान में रखो कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट दिया गया है तो वहां पे प्रोसेस क्या हो रहा होगा? आइसोकोरिक प्रोसेस हो रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पर इक्वेशन क्या है मेरे पास? पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। पी वी इक्वल्स टू एन आर टी है। अब एक बात बताओ, एन आर कॉन्स्टेंट है। ठीक है, एन आर क्या है मेरे पास? कांस्टेंट है। वी भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास भेज काहे नहीं देते हम लोग? क्यों मेरे प्यारे भाई? कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास भेज काहे नहीं देते? क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका एन आर अपॉन वी। क्या बन जाएगा ये आपका? ये आपका बन जाएगा एन आर अपॉन वी, और ये आपका बन जाएगा टेम्परेचर।
क्यू, सही कहा ना। यह आपका बन जाएगा टेम्परेचर। चलो अब कोई बात नहीं, अब आ जाओ, अब इसके बाद बनाएंगे हम ग्राफ। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पर अपना ग्राफ। देखो हो जा सीधा। देखो ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर है, पीटी ग्राफ निकालना है मेरे को। कोई कंफ्यूजन मत लेना, डाउट में मत आना, ठीक है। चलो काम करता हूँ थोड़ा सा ना, इसको ना आगे कर देता हूँ। देखो अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इस ग्राफ को मेरे को पीटी ग्राफ पे निकालना है। पी कहाँ है, वाई एक्सिस पे, टी कहाँ है, एक्स एक्सिस पे। तो क्या यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं आएगा, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से मैं अगर कंपेयर करता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो इंटरसेप्ट जीरो है, ये तो इंटरसेप्ट ही जीरो है। एक और बात, प्रीवियस वन वीडियो में मैंने प्रेशर और टेम्परेचर का जो ग्राफ था वो में भी ओरिजिन से पास हो गया है, उसको आज आप लोग सही कर लेना, ठीक है। वहाँ ध्यान नहीं था तो सिखाते सिखाते फ्लो में वो ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास हो गया। तो आज ये देखने के बाद में उसको आप लोग सही कर लेना अपने नोट्स में से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, इंटरसेप्ट जीरो है, मतलब मेरा ग्राफ कहाँ से पास होगा मेरे प्यारे भाई, ग्राफ मेरा कहाँ से पास होगा, ग्राफ मेरा ओरिजिन से पास होगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। अब ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर मेरा स्लोप m क्या है, स्लोप m क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये है nr अपॉन v। तो इसको देख के मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, मीन्स मेरा थीटा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। अब एक बात बताओ आप लोग, यहाँ पर मैं अगर कोऑर्डिनेट देखूँ तो ये 0,0 होगा, मतलब कि मैं अगर इस पॉइंट पे बात करूँ तो प्रेशर भी जीरो है और टेम्परेचर भी जीरो है। अब एक बात ये बताओ, जीरो टेम्परेचर कितना होता है, जीरो टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है। क्या जीरो टेम्परेचर पे, जीरो प्रेशर पे कोई गैस एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है मेरे प्यारे भाई, ये इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन। क्या मालूम है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है। सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि गैस है कोई, तो क्या वो गैस बिना किसी प्रेशर की होगी। हम लोग जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं वहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। विदाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग जिंदा रह ही नहीं पाएंगे। आप लोग क्लास 12 के फिजिक्स के सेकंड चैप्टर में सीखोगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं हो, ठीक है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं हो तो हमारे नसों के सारे खून निकलने लगेंगे बाहर फुच करके फवारे जैसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी गैस जीरो प्रेशर पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब कोई भी गैस जीरो प्रेशर पे एग्जिस्ट ही नहीं करती तब तो ये इक्वेशन ही नहीं बनना चाहिए था। इसलिए जो इसका ग्राफ होता है मेरे प्यारे भाई, वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता। इसका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, वो ओरिजिन की ओर ओरिएंटेड भले होगा, वो ओरिजिन की ओर ओरिएंटेड भले होगा, लेकिन स्टार्ट ओरिजिन से नहीं होगा। उसके पास कुछ तो क्या होगा, कुछ तो प्रेशर होगा और कुछ तो टेम्परेचर होगा। उसके पास कुछ तो प्रेशर होगा और कुछ तो टेम्परेचर होगा। अब कितनों के मन में आएगा, सर क्या वो ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे भी स्टार्ट नहीं होगा मेरे प्यारे भाई। क्यों, अगर उस ग्राफ को मैंने ऐसे स्टार्ट किया, ठीक है, मान लो ऐसे स्टार्ट किया, प्रेशर है बट लेकिन इस एक्सिस पे टेम्परेचर जीरो हो रहा है और जीरो टेम्परेचर पे कोई गैस पॉसिबल है ही नहीं, समझ गए। इसीलिए इसका जो ग्राफ है वो ओरिजिन की ओर ओरिएंटेड रहेगा, लेकिन ओरिजिन से पास नहीं होगा। और अगर वो ग्राफ कहीं यहाँ से पास होता होगा तो वो ऐसा ही रहेगा, वो एक्सिस को टच करेगा ही नहीं, वो एक्सिस को टच करेगा ही नहीं। समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़ते हैं आगे, आ जाओ। तो इस ग्राफ का मैं अगर स्लोप देखना चाहूँ तो मेरे प्यारे बच्चों, इस ग्राफ का मैं अगर स्लोप देखना चाहूँ मीन्स m इक्वल्स टू टेन थीटा, क्या लिख सकता हूँ मैं, nr अपॉन v लिख सकता हूँ, nr अपॉन v लिख सकता हूँ। अब आप लोग बोलोगे गुरुजी समझ लिया ग्राफ का सवाल, सिंपल है टॉपिक, इजीली एकदम, आ जाओ तो क्वेश्चन किया जाए बस। अब ग्राफ खत्म, सीधा सवाल पे चलते हैं। अब देखो आप लोग इतने अच्छे बच्चे हो
कि मैं आपको क्लास 11th में ही क्लास 12 के ग्राफ के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। क्लास 11th में ही क्लास 12 के ग्राफ के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। देखो यहाँ पर सीईटी मतलब फोड़ देना है तुमको एकदम, समझे। देखो यार ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर है। अब यहाँ पर मैंने आपको 3 इक्वेशन दिया है, तुम मर्ज हो जाओ यार। तीन स्ट्रेट लाइनें जो ओरिजिन से होकर निकल रही हैं, ठीक है, जो ओरिजिन से होकर निकल रही हैं। यही है वो लाइन, ठीक है। इस ग्राफ का वॉल्यूम है V1, इसका है वॉल्यूम V2 और इसका है वॉल्यूम V3। अब आप सबसे मैं कॉमन सवाल पूछूंगा, ठीक है। सवाल ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग is correct? Which of the following is correct? Option A. Option A. V1 is greater than V2, V2 is greater than V3. बराबर. Option B. V1 is less than V2, V2 is less than V3. Option C. V1 equals to V2, V2 equals to V3. And option D, none of this. Option D, none of this. क्लियर हुआ एकदम इतना? ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया क्या? सही है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अब आप लोग बोलोगे सर ये तो चीटिंग है, आपने पूछा कुछ और, दिया कुछ और, आया कुछ और, समझ गए। अब देखो इस टाइप के सवाल को कैसे किया जाता है। यहाँ पे तो भाई हमने केवल एक ही ग्राफ देखा था, एक ही लाइन था, बट यहाँ पे तो 3-3 स्ट्रेट लाइन है और तीनों के तीनों ओरिजिन से ओरिएंटेड है। तीनों के तीनों कहाँ है? ओरिजिन पे ओरिएंटेड है, ठीक है। अब इस ग्राफ को हम लोग कैसे करेंगे? देखो इस टाइप के ग्राफ में केवल और केवल आपको स्लोप्स याद होना जरूरी है, केवल और केवल आपको स्लोप्स याद होना जरूरी है। आ जाओ, तो आपको अगर स्लोप याद है तो आप लोग सब काम कर लोगे। जैसे कि इस ग्राफ का मैं अगर स्लोप बोलूँ तो स्लोप क्या था इसका? NR/V था। देखो स्लोप क्या है इसका? NR/V है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर इसका स्लोप NR/V है तो मैं क्या बोल सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों? स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बिकॉज NR इज कांस्टेंट है तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। लेकिन किसी एक ग्राफ के लिए वॉल्यूम फिक्स होगा, किसी दूसरे लाइन के लिए वॉल्यूम फिक्स होगा, किसी तीसरे लाइन के लिए भी वॉल्यूम फिक्स है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और N और R की वैल्यू तो जन्म से ही कांस्टेंट है, उनका जन्म होते ही वो कांस्टेंट बन गए थे, ठीक है। चलो यार देखो अब यहाँ पर जब स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर वॉल्यूम घटा तो स्लोप बढ़ेगा, ठीक है। और क्या बोल सकता हूँ मैं? और क्या बोल सकता हूँ मेरे प्यारे भाई? और मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर स्लोप घटा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो स्लोप घटा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। आ जाओ, क्या अब इनका हम लोग स्लोप देख लें यार? बिल्कुल सर जी, देख लो यार, आपको किसने रोका है? देखो इस पॉइंट से मैं इन सबका स्लोप देखता हूं, ठीक है। ध्यान देना एकदम। इसका नाम दिया मैंने θ3, इसका नाम दिया मैंने θ1, इसका नाम θ2, इसका नाम है θ2 और इसका नाम है θ3। चलो यार अब देखो यहाँ पर, अगर अब मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ मैं क्या लिख सकता हूँ? स्लोप ऑफ पॉइंट सबसे ज्यादा क्या है मेरे भाई? θ3 सबसे ज्यादा है।
स्लोप ऑफ V3 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ V1 एंड इज ऑल्सो ग्रेटर सॉरी V2। V3 सबसे बड़ा है, फिर V2 है, फिर किसका स्लोप है, फिर आपका स्लोप है V1 का। अब देखो जिसका स्लोप ज़्यादा उसका वॉल्यूम कम डेफिनेटली, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, V3 है लेकिन वॉल्यूम कम है, फिर V2 है, फिर V1 है। इनवर्स रिलेशन, कौन सा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, समझ गए। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं। एक और चीज़ आप लोग लिख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, θ3 की वैल्यू बड़ी है, फिर θ2 की वैल्यू है, फिर θ1 की वैल्यू है, और क्या मिल रहा है यहाँ पर, tan θ3 इज ग्रेटर देन tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। इससे भी यही बोल सकते हैं जिसका स्लोप ज़्यादा, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना दूसरे फॉर्मेट में कि tan θ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v और tan θ इक्वल्स टू nr/v। तो V3 इज लेस देन V2 इज लेस देन V1। तो V1 मेरा सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर। क्लियर एकदम, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं हो रही है, चमक रहा है ना एकदम। चलिए यार बेस्ट है, समझना जरूरी है आपको। तो चलो यार सेम क्वेश्चन रखता हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा सा पैटर्न बदल दूंगा आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा पैटर्न मैं आपके लिए अब थोड़ा सा बदल दूंगा, ठीक है। चलो यार आ जाओ। या बोलोगे सर क्या कर रहे हो, ये सवाल वही नजरिया नया। अरे बाप रे क्या हो रहा है इसको। कोई नहीं, इसको रख सकते हैं यार। θ1 था ना ये, आप लोग इसको नोट्स में θ1 कर लेना यार, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर अब टेम्परेचर है और अब यहाँ पर प्रेशर है, अब यहाँ पर प्रेशर है। अब बताओ कि क्या होगा आंसर। रुको यार जरा यहाँ पे आ जाओ। रुको रुको रुको, ये θ1 है, तो स्लोप सबसे ज़्यादा किसका है, V1 का है ना। रुको रुको रुको, सही करो इसको, सही करो सही करो सही करो। स्लोप सबसे ज़्यादा है V1 का, फिर θ2, फिर θ3, तो ये रिलेशन ऐसा बदल जाएगा, ठीक है। θ3 छोटा है तो आंसर भी अपना बदल जाएगा, ठीक है प्यारे भाई। चलो कोई बात नहीं यार। तो V3 सबसे बड़ा होगा, मतलब जितना कम स्लोप आंसर उतना ज़्यादा। सबसे छोटा स्लोप यही है ना, तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम क्या होगा, V3 होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम क्या होगा, V3 होगा। चलिए आइए सॉल्व कीजिए इसको प्यारे बच्चों, देखिए जरा क्या आएगा आंसर। चलिए देखिए, y एक्सिस पे t है और x एक्सिस पे p है। सॉल्व करिए इसको, चलिए सॉल्व कीजिए। ठीक दिख रहा है, चलो यार आ जाओ। देखो यहाँ पर इक्वेशन क्या था अपना मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ यहाँ पे। क्या था इक्वेशन, PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है। ध्यान से देखना, PV इक्वल्स टू nRT, लेकिन अब क्या किया, y एक्सिस को t पे कर दिया है। तो अब गेम थोड़ा सा बदल जाएगा, और x एक्सिस को p पे कर दिया है। तो जो कांस्टेंट है कांस्टेंट रखो, y एक्सिस को अकेला करना है। तो V/NR इंटू पी। अब ये मेरा स्लोप बन गया है। अब इस ग्राफ के लिए ये मेरा स्लोप होगा V/NR, जहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। स्लोप इज इक्वल्स टू V/NR। अब एक चीज़ आपको दिख रहा है यहाँ पर, अगर नज़र तेज होगी तो, कि स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम,
जितना ज़्यादा स्लोप उतना ज़्यादा वॉल्यूम, तो V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जितना ज़्यादा स्लोप उतना ज़्यादा वॉल्यूम। θ1 इज ग्रेटर देन θ2, θ3, अगेन tan θ1, tan θ2, tan θ3, तो V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। क्लियर एकदम प्यारे भाई, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं है, चमक रहा है एकदम। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन में एक मैं आपसे पूछ लेता हूँ, कौन सा, जितने टाइप बनते हैं सब यही पूछ लेते हैं यार ग्राफ में आपको। ठीक है, सब यही पूछ लिया जाए, वरना वो तो मैं आपको सिखाऊंगा यार। चलो कोई बात नहीं, वो तो मैं आपको सिखाऊंगा वरना 12th में। आ जाओ, ग्राफ के उस वाले हिस्से को हम लोग क्लास 12th में ही टच करेंगे, थोड़े टॉपिक और कंसेप्ट के साथ में जब पढ़ चुके होंगे। आ जाओ, अगेन आइडियल गैस इक्वेशन लो यार, PV इक्वल्स टू nRT। अगेन लास्ट टाइम मैंने क्या कांस्टेंट लिया था, वॉल्यूम कांस्टेंट लिया था, अब मैं क्या कांस्टेंट लूँगा, अब मैं प्रेशर कांस्टेंट लूँगा। तो अगर अब प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट हो तो क्या बोल सकते हो मेरे प्यारे भाई, V इक्वल्स टू nR/P इंटू टेम्परेचर। प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पर स्लोप क्या बन गया आपका, स्लोप आपका बन जाएगा nR/P। क्या बन जाएगा स्लोप आपका, स्लोप आपका बन जाएगा nR/P। nR/P स्लोप बनने के बाद में, nR/P स्लोप बनने के बाद में आप लोग यहाँ पे एक रिलेशन देख सकते हो। रिलेशन में आपको अभी बता दे रहा हूँ, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और क्या बोल सकता हूँ, tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये ध्यान में रखना, हाँ या ना। आ जाओ यार, अब कंपेरिजन नहीं करोगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, सी तो जीरो है मेरे प्यारे बच्चों, तो ग्राफ तो इंटरसेप्ट से स्टार्ट होगा, सॉरी ओरिजिन की ओर ओरिएंटेड होगा, लेकिन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, इससे ड्रॉ करते हैं यार। ठीक है, किसके बीच चाहिए, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच। तो ग्राफ का क्या समझे आप कि ओरिजिन की ओर ओरिएंटेड तो होगा, लेकिन वहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। समझ गए, वहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। और यहाँ पर जो इसका स्लोप होगा क्या, tan थीटा, क्या होगा वो nR/P होगा। क्लियर एकदम, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं। चलिए समझ गया ना ये, अब तो बात एक ही है, घर घर की कहानी है। ठीक है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आइए यार, चलो देखो, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ मैं, तो आगे तो कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, P1, P2, P3 वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिलेशन है। P1 इज लेस देन P2 इज लेस देन P3, P3 इज ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन, सेम लिख रहा हूँ यार, P3 इज लेस देन P2 इज लेस देन P1, P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P3 एंड नन ऑफ दिस। चलिए सॉल्व कीजिए इसको यार, सॉल्व इट, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो, सॉल्व करो। ठीक है, आ जाओ, चलो देखो यहाँ पर, आइए, सीधी सी बात है, हमने अभी इस ग्राफ का स्लोप का फॉर्मूला देखा, क्या था वो, nR/P था। तो स्लोप और tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, या फिर tan थीटा ही लिखो या स्लोप ही लिखो, एक ही बात है। स्लोप जितना कम प्रेशर उतना ज़्यादा। सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है, P1 का, तो उसका वॉल्यूम सबसे कम होगा, सॉरी उसका प्रेशर सबसे कम होगा। और जिसका
स्लोप जितना ही कम जितना कम उसका जिसका स्लोप जितना कम उसका प्रेशर उतना ज़्यादा। सबसे कम स्लोप किसका है? 3 का है। तो स्लोप ऑफ P3 सबसे कम है। किससे कम है फिर अभी? स्लोप ऑफ P2 से। फिर किससे कम है? स्लोप ऑफ P1 से। तो इसका प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। अब तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। अब मैं अगर एक्सिस चेंज भी कर दूं तो रिलेशन क्या होगा? चेंज होगा। बस यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा? स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चलो यार, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क किए देता हूँ, लिख दूँ यहाँ पे मैं, ठीक है? लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, आ जाओ। यहाँ पर आएगा टेम्परेचर, यहाँ पर आएगा प्रेशर, सेम वॉल्यूम। दिस इज सॉरी सेम ऑप्शन, दिस इज होमवर्क क्वेश्चन। क्लियर एकदम? कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब देखो, अब इस पॉइंट पे आके आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ कंप्लीट होता है। अब स्ट्रेट लाइन में कुछ इतना खास अब बचा नहीं है कि आपको सीखने के लिए और कुछ देखना पड़े। बाकी जो भी सीखने वगैरह की चीज़ें हैं वो हम ग्राफ में और एडवांस होकर कहाँ देखेंगे? स्ट्रेट लाइन में देखेंगे। अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पे थोड़ी ना इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग MST CET के बच्चे हो, ठीक है? आप लोग MST CET के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, तो एक बात ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है? आप लोग कोशिश करना कि आप लोग की जो स्टेट बोर्ड की बुक है, जो आपकी स्टेट बोर्ड की बुक है, उसको अच्छे से पढ़ सको। और प्रॉब्लम्स के लिए एक कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक ले लो यार, क्योंकि अब CET का पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। समझ गए? तो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो मैं भी आपके टेक्स्ट बुक से होंगे भी नहीं। सिर्फ टेक्स्ट बुक में नाम होने से बच्चा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता। आपके टेक्स्ट बुक में केवल न्यूमेरिकल्स है। तो आपको थोड़ा अगर एंट्रेंस की ओर जाना है और चाहते हो कि 99.91 परसेंटाइल आपकी बने, ताकि आपको VJTI में एडमिशन मिल सके, तो इतना ध्यान में रखना कि फिजिक्स ही आपकी परसेंटाइल डिसाइड करता है, दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं करता। समझ गए? फिजिक्स से पूरा गेम चेंजर होता है, चाहे वो आपका नीट हो, JEE हो या फिर CET हो। तो फिजिक्स एकदम अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है प्यारे बच्चों? चलो, क्योंकि क्वेश्चन अब JEE मेंस के PYQ, नीट के PYQ, अदर स्टेट्स के PYQs पूछते जा रहा है वो, ठीक है? तो आइए, ये ग्राफ्स आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों? चलो, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।